बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी और बेहद हसीन थी। ना सिर्फ हसीन थी बल्कि हुस्न परस्त भी थी। कभी टीवी पर तुर्की के ड्रामे देखती तो इनके हैंडसम हीरो देखकर मेरे दिल में भी ऐसे ही नौजवान हीरो की ख्वाहिश जागने लगती। वैसे तो ज़्यादातर लड़के खूबसूरत लड़कियों को देखकर आंख झपकना भूल जाते हैं, लेकिन जब कभी मैं अम्मी के साथ बाजार जाती तो मैं खुश शक्ल नौजवान को देखकर नजरें बदलना भूल जाती। इनसे नज़रों का तसादम होता तो इन्हें मुस्कुरा के रिस्पॉन्स ज़रूर देती। हमारे माशरे में बोला जाने वाला जो लफ्ज़ है वो है हंसी तो लड़की फंसी, मुझ पर एकदम फिट था। इन्हीं दिनों मेरी अम्मी की दोस्त ने अपने बेटे के लिए मेरी ख्वाहिश ज़ाहिर की, लेकिन मैं ये बात अबू तक पहुंचाने से पहले ही ख़त्म करवा दी। वजह ये थी कि वो लड़का सांवली रंगत का मालिक था और मैं ऐसे नौजवानों को देखना भी गवारा नहीं करती। अम्मी मेरी भोली भाली अल्लाह मियाँ की गाय थी। मैंने मना किया तो कहने लगी, जैसे तुम्हारी मर्जी। इन दिनों मेरी उम्र 16 बरस थी। अच्छे बुरे की तमीज़ और दुनिया को परखने का ढंग नहीं आया। सोचों में पुख्तगी न थी, ज़िंदगी और मुस्तकबिल के फलसफे को समझती नहीं थी। अच्छी अच्छी शक्लों पर मर मिटने को जी चाहता है। ये उम्र का वो दौर था जब दिल को साथी की तलाश होती है। मैं भी बेमकसद नहीं जानती थी। नज़रें किसी हसीन साथी को आरज़ू में बेकरार कर देती थीं और मेरी भूली माँ मेरी नज़रों का मफहूम ना समझती। उन्होंने कभी छत पर जाने से मना नहीं किया। इनका ख्याल हो गया था कि कहीं आती जाती नहीं है, एक छत ही तो है, खुली फ़ज़ा में सांस ले। ये इतवार का दिन था। काफ़ी दिनों से सामने वाली बिल्डिंग में भलाई मंजर पर जो फ्लोर खाली था, आज वहाँ ज़िंदगी के आसार नजर आए। एक नौजवान गैलरी से झांक रहा था। अचानक उसने नज़र उठाकर ऊपर देखा और मुझे छत के ऊपर खड़ा देख लिया। वो मैंने खेज अंदाज में मुस्कुराया और मैं एकदम से पीछे हट गई। पर अब चैन कहाँ था। ज़रा देर बाद वो फिर झांका। उसने भी खुशदिली से हाथ हिलाया। पहले मैंने इसकी इस हरकत पर घूर दिया और छत से नीचे उतरा, लेकिन वो नौजवान बहुत खुश शक्ल था। फिल्मों ड्रामों देखकर मेरे अंदर भी ये ख्वाहिश जागने लगी कि मेरे बीच कोई लव स्टोरी होनी चाहिए। इसलिए जब अगले रोज़ मैं छत पर गई तो वो नौजवान अपनी गैलरी में खड़ा था। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा, फिर मुझे इशारे से ये बताने लगा कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। इस बात ने तो मेरे अंदर फूल से खिला दिए। और शायद फितरी तौर पर इन बातों से बेवकूफ़ बन जाती है। कोई नौजवान खुश शक्ल लड़का तारीफ़ कर दे तो दिल बाग व बहार होने लगता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। मेरी अहमद से जान पहचान बस ऐसे ही एक झलक से शुरू हुई थी कि एक मुकम्मल दास्तान पर ख़त्म हो गया। मगर मेरी ज़िंदगी का ये सफ़र मंजिल पाने के बावजूद भी नामुकम्मल रह गया। एक रोज़ जबकि मैं छत पे झांक रही थी और अहमद मुझे इशारे कर रहा था, मेरी शामत अमाल मेरे अब्बा साहब गली से नमूदार हो गए। वो घर की जानब आ रहे थे तो मैं अपनी दुनिया की रंगीनी में खोई हुई थी। इनके आने का मुझे कोई एहसास ही ना हुआ, लेकिन अब्बू ने मुझे इशारों की ज़ुबान में अम्मा से गुफ्तगू करते देखा। घर आए तो वालदा से पूछा कि राबिया किधर है। अम्मा ने लापरवाही से कहा, छत पर होगी या यहीं कहीं। उन्होंने शान बेनियाजी से कहा और अपने काम में मसरूफ़ होगी। अकबरी बेगम, कमाल है, तुम जवान बेटी की माँ हो, तुमको खबर नहीं कि तुम्हारी बेटी कहाँ है? अगर छत पर भी है तो इस बड़ी दोपहर में वहाँ क्या कर रही है? अबू गुस्से से बोले तो अम्मी भी तिलमिला सी गई। अब मुझे क्या खबर, मैं तो किचन में खाने बनाने में मसरूफ़ थी। खानों को छोड़ो, बेटी की खबर लो, छत पर जाओ, देखो तो वहाँ कड़ी धूप में क्या कर रही है। वाला साहब की सख्त तेवर देखकर अम्मी ऊपर आने सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। अम्मी के कदमों की आवाज़ सुनकर मेरे कान खड़े गए और मैं खुद जल्दी से सीढ़ियों पर पहुंच गई कि इनकी छत तक पहुंचने की नौबत ही ना आए। चलो, तुम्हारे अब्बू आ गए हैं, तुम्हारा पूछ रहे हैं। मेरा तो दिल ही धड़कना भूल गया। खुदा न करे मुझे अब्बू ने अहमद से इशारों में बात करते तो नहीं देख लिया। अपने दिल में अगर चोर हो तो डर तो लगता ही है। दिल भी दुरुस्त ही घबरा रहा था। अबू ने डांट कर पूछा, इतनी तपश में इस वक्त छत पे क्या कर रही थी? क्या सामने की बिल्डिंग में तुम्हारी कोई सहेली रहती है? इनका जो मैंने जुमला मुझे ताजियाने की तरह लगा और मैंने जुर्जरी ली, मेरे गले में गिरें सी बढ़ने लगी। बस मुश्किल में मैंने कहा, नहीं अबू। इस कदर कह सकी थी कि वो भी इस वक्त गुस्सा पी गए, लेकिन इनके दिल में जिसने सर उठाया था उसने अबू को फिक्र और परेशानी में मुब्तला कर दिया। वालदा तो मेरी कुछ ठंडे मिजाज की थी और बिल्कुल भी शक मिजाज ना थी। जो काम माँ के होते हैं वो भी वाला साहब ने खुद सर अंजाम देने के लिए ठान लिए थे। दिन रात मुझे बयाने की चारासाजी में लग गई। करीबी दोस्तों से जिक्र किया कि मेरी बेटी का रिश्ता तलाश करना है। ख़ानदान में इसके लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं है।
आदमी किसी जस्तजू में लग जाए तो कामयाब हो ही जाता है। इनके लिए एक दोस्त के तवस्सुत से वालिद साहब को मेरे लिए एक रिश्ता मिल गया। अब्बू के दोस्त की बेगम हमारे घर आई, उन्होंने मुझे देखा, पसंद कर लिया। जो वालिदा ने मुझे बताया कि तुम्हारे अब्बू ने एक लड़का पसंद कर लिया है तो मैं परेशान होगी। माँ से तसल्ली को कहा, मुझे इस लड़के की फ़ोटो तो दिखाएं तभी करूँगी ना। हाँ। अगले रोज़ अम्मी ने एक फ़ोटो दिखाई। मसूफ की शक्ल मुझे एक आंख न भाई, ज़रा भी खूबसूरत न था, ऊपर से कुछ पुख्ता उम्र का था, सर पर बाल भी बहुत कम थे। देखते मैंने फ़ोटो को परे फेंक दिया और कानों को हाथ लगाकर बोला, तोहफा तोहफा अम्मा, क्या आपको मेरे लिए यही आदमी पसंद है? मैं हरगिज़ भी शादी नहीं करूँगी, बल्कि मर जाना पसंद करूँगी। अम्मा की आंखें तो खुली की खुली रह गईं। उन्होंने यह कह के मुझे मज़ीद इस मामले पे बहस करने से रोक दिया। तुम्हारे अब्बा उठ जाएं, इनसे बात करूँगी। अगले रोज़ जब अब्बा दफ्तर चले गए, अम्मा ने कहा, मैंने बात की थी। अब्बू ने यही सवाल किया कि बेटी से पूछो इनकार की वजह क्या है। महज सूरत ही सब कुछ नहीं होती, असल शायद सीरत होती है। अम्मा, सीरत के साथ लड़का लड़की की पसंद के खतर में लाना पड़ता है। तो क्या कोई पसंद है तेरी? बता दे, ये भी मैं तेरे अब्बा से पूछ लूँगी। सोचा मौका अच्छा है, माँ के कान में डाल दूँ। ऐसा ना हो कि बाद में कहीं मैंने कहा तुमसे पूछा था लेकिन तुमने ही अपनी पसंद ना बताई। मैंने ज़रा सा सर झुकाया और फिर मैंने बात का आगाज़ किया। वो सामने वाली बिल्डिंग में है ना, जो लोग आए हैं, उनका लड़का है, अहमद नाम है। मैं इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन मुझे वो लड़का पसंद है और वो भी मुझसे शादी करना चाहता है। अब्बू से कहें कि मेरा रिश्ता उसके साथ कर दें। मेरी बात सुनकर मेरी वालदा ने सवालात की भरमार मुझ पर कर दी कि लड़का कौन है, क्या करता है, किस खानदान से? अरे भाई, कुछ तो मालूम हो। मुझे नहीं मालूम अम्मा, मैं इनसे मिलती नहीं हूँ, बस छत से हम बात कर लेते हैं। वो नए लोग आए हैं इस मोहल्ले में और मालूमात लेना तो अब्बा का काम है, वो अपना काम जानते। अम्मा ने अपना कहा निभाया, मेरी पसंद से अब्बू को आगाह कर दिया। अब्बू तो सख्त गुस्से में आ गए कि मैं सब जानता हूँ, मुझे मालूमात की ज़रूरत नहीं। वहाँ कोई फैमिली नहीं रहती, बल्कि एक लड़का तन्हा रहता है, फ्लैट लिया है, उसके घर वालों का कोई अता पता नहीं। मुझे तो वो सिरे से पसंद नहीं, उबाश लगता है। इसकी फैमिली भी होती तब भी मुझे वो कबूल ना होता। जो रिश्ता मेरे दोस्त ने करवाया वो हर लिहाज से बेहतर है। तुम बेटी को समझाओ ये तांग झांक करना बंद कर दे, वरना ऐसी मार मारूंगा कि बचेगी नहीं। अम्मा मुझे क्या बताती, अबू तो ये सब बुलंद आवाज़ के साथ गरज बरज कर रहे थे। अब उनका कहा पत्थर की लकीर थी और मज़ीद कुछ कहने की गुंजाइश ही नहीं थी। वो किसी और से रिश्ता हरगिज़ ना करेंगे। अगले रोज़ सुबह शाम को अब्बा के दोस्त और उनके साहबजादे तशरीफ़ ले आए। उन लोगों को वालिद साहब ने चाय पे बुलाया ताकि अम्मा भी लड़के को देख ले और उससे बातचीत कर ले कि माँ की भी तसल्ली होनी चाहिए। वालदा ने जब बातचीत कर ली, उन्हें भी वो लड़का पसंद आ गया, बल्कि अम्मा तो अब इस रिश्ते में ज़्यादा मुतासर हो गई। जब ये लोग ड्राइंग रूम में थे, मैं छत पर थी और इन लोगों को जाते हुए देखा। पहली नज़र में मुझे वो शख्स बेहद बुरा लगा जो कि इस घर का मतवक्या दामाद था। इसी वक्त सोच लिया कि जान दे दूंगी, मगर शादी अपने ख्वाबों की शहजादे अहमद से ही करूंगी, जो इस कदर खूबसूरत और हैंडसम था, जैसे किसी मुल्क का प्रिंस हो। जब उबलते हुए चश्मे को रास्ता न मिले तो पहाड़ में मिशगाफ कर डालता। मैंने भी जल्दी में एक ख़त अहमद को तरफ उछाल दिया। वो दौड़ कर आया और गले से उठा लिया। ख़त में तमाम बातें बता दी। किसी तरह एक बार मिलो ताकि हम अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करें, वरना बहुत देर हो जाएगी। शाम को उसने गैलरी के करीबी पार्क की जानब इशारा किया दोनों उंगलियों से कि 11 बजे का वक्त बताया। अबू सुबह दफ्तर चले गए। मैंने कभी अम्मी से ना कहा कि सहेली की तरफ जाना है। अम्मी की मिन्नत की, मुझे मेरी सहेली से मिलना है। वो बोली ज़रा काम से फ़ारुग हो लूँ तो चलती हूँ तुम्हारे साथ। आप कभी भी फ़ारुग होती तो चलती, क्योंकि आपके काम ही तो ख़त्म नहीं होते। तब तक अबू के घर लौटने का वक्त हो जाएगा। मेरी दोस्त का घर नज़दीक ही तो है, साथ वाले पार्क के पास। अम्मा को तो समझ में न आया, मेरी मिन्नत से बातों में आ गई। बोली अच्छा जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना, आधे घंटे से ज़्यादा देर ना लगाना, वरना मैं खुद तुमको लेने आ जाऊंगी तुम्हारी दोस्त के घर। खुदा का शुक्र, दौड़ी हुई कमरे से गई, जल्दी से लिबास तब्दील करके घर से निकली। पार्क का रास्ता सिर्फ 5 मिनट का था। मैं जब वहाँ पहुँची तो पहले से मेरा इंतज़ार कर रहा था। पहली बार मैं इससे यूँ मिली, रूबरू, एक दूसरे के करीब, एक दूसरे को देख रहे थे। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही ना, लेकिन जिस खौफ से ये जुर्रत की थी, इजहार ज़रूरी था। उसने कहा मुझसे बिछड़ने का अगर डर है तो मजबूत कदम उठाना होगा। अगर तुम कहो तो तुम्हारे वालिद से रिश्ते की बात करो, वरना मेरे साथ चलो और कोर्ट में निकाह कर लेते हैं। अब वो फैसला कर चुके हैं कि वो इसी लड़के से ही शादी करेंगे जो इनके दोस्त का बेटा है। अब्बू ने वहाँ हाँ कर दी थी।
तो फिर क्या करना है? कोर्ट मैरिज सोच कर मैंने सर नफ़ी में हिला दिया। मैं इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। देखो मैं तन्हा हूँ, अपने कारोबार के सिलसिले में यहाँ रह रहा हूँ। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, ना बुजुर्ग तुम्हारे अब्बू से रिश्ता लेने आए। अलबत्ता एक दोस्त है, वो आ सकता है मेरे साथ। तुम कहो तो रिश्ता लेकर आ जाता हूँ। इसकी बात सुनकर मैंने कहा बस रहने दो, अब्बा कहेंगे कि ख़ानदान का अता पता नहीं और चले आए हो रिश्ता मांगने। मुझे पता है कि मेरा अबू ऐसा ही कहेंगे। सोच विचार के मैं कई दिन गुजर गए। इधर अम्मा और बाबा मेरी शादी की तैयारियों में लग गए और इधर मैं अहमद के साथ हमेशा ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देख रही थी। आखिर उसकी हिम्मत दिलाने पर एक रात जबकि अम्मी अबू सो रहे थे, मैंने चुपके से दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आई। अहमद की कार में बैठकर हमेशा के लिए घर छोड़ दिया। वालिदैन की बेखबरी में उनकी मर्जी के खिलाफ अपनी पसंद की शादी कर ली। अहमद ने इस वाक़े से चंद दिन पहले ही वो फ्लैट छोड़ दिया था और दूसरे फ्लैट में मुझे लेकर आया जो किराए पर था। अहमद से कोर्ट मैरिज करके मैं बहुत खुश थी, लेकिन वालिदैन को धोखा देने का मेरे दिल में विलाल था। मगर इस वक्त तो मुझे अपनी खुशी, अपने ख्वाब ज़्यादा अजीज थे। अहमद में कोई कमी नहीं थी। अच्छा खिलाता पिलाता, रोज़ शाम को सैर पे ले जाता। ये फ्लैट हमारे घर से काफ़ी दूर एक पोश इलाके में था। मुझको अपने शौहर के साथ कभी खर्चे की तंगी महसूस ना हुई, लेकिन इस बात का भी इल्म ना था कि मेरा शौहर क्या काम करता है। बस यही कहते कि छोटा मोटा अपना कारोबार है। तुमको मेरे कारोबार की तस्वीर जानने की क्या ज़रूरत है? तुम तो बस खर्चे से मतलब होना चाहिए, वो तो तुमको मिल जाता है। 4 साल गुजर गए। एक बार अहमद से छुप कर अपनी दोस्त के घर फ़ोन किया और कहा कि मेरी अम्मी से बात करवाओ, लेकिन अम्मी ने मेरी दोस्त से साफ इनकार कर दिया। कहा कि मैं इससे कोई बात नहीं करना चाहती। अब मैं 2 बेटियों की माँ बन चुकी थी। जिस फ्लैट में हम रहते थे, इसके बराबर वाले फ्लैट में एक उम्र रसीदा ज़ुबैदा रहा करती थी। जब बच्चों की पैदाइश हुई तो उसको बुला लेती थी। वो मेरे शौहर की बहन बनी हुई थी और अहमद को उसको ज़ुबैदा अपा बुलाते थे। अहमद एक दिन बैरून मुल्क चले गए और फिर उनकी खबर ना आई। कोई पता नहीं था। वो किसी एजेंट के ज़रिए गए थे। उन्होंने इस आदमी का पता लगाया और पूछा कि अहमद को गए हुए 1 माह हो गया है, कोई खबर खैर नहीं आ रही। उसने बताया कि वो बैरून मुल्क गैर कानूनी तरीके से जाने की वजह से पकड़ा गया है और उसको वहाँ कैद कर लिया। दियारे गैर में अब वो सज़ा काट रहा है। 3 साल गुजर गए, लौट के ना आया, ना कोई राब्ता किया। मैं कोड़ी कोड़ी को मोहताज होगी। 2 छोटी बच्चियों का साथ था, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी कि नौकरी कर लेती। अप्पा खुद बेवा थी, वो एक हॉस्पिटल में काम करती थी। बेचारी की तनख्वाह की क्या थी, इसकी अपनी मुश्किल से पूरी हो रही थी। फिर भी जहाँ तक बन सका ज़ुबैदा आपा ने हमारी मदद की। आखिरी मेरी जमा पूंजी जेवर सब ख़त्म हो गया। मैं फ्लैट का किराया देने से भी कासर थी। एक रोज़ मालिक मकान ने मेरा सारा सामान बाहर निकाल के रख दिया। अब कोई आसरा ना रहा। ज़ुबैदा आपा ने रहम खा के मुझे कुछ दिन के लिए अपने घर में रख लिया, मगर यही कहा कि अब तुम खुद अपने कदमों पर खड़े होने की चारा करो। मैं तुमको मुश्किल सहारा नहीं दे सकती। नौकरी की तलाश को निकली। मैं घरेलू काम के लिए मुलाजमा जैसी नौकरी ही कर सकती थी, वो भी ना मिली। 2 बच्चियों का साथ था, जिनकी वजह से कोई मुझे अपने घर मुलाजमा रखने पर तैयार न था, जबकि बच्चियां दूध के लिए रोती थीं। एक बार मैं एक घर मुलाजमत मांगने गई तो उन लोगों को देखकर शश रह गई। इतने बड़े बंगले के मालिक वही लोग थे जहां मेरे अब्बा मेरा रिश्ता करना चाहते थे। वो शख्स जिससे मेरी रिश्ते की बात हुई, वो करोड़ों का अकेला वारिस था। मुझे यूं फटे पुराने कपड़े में देखकर उन लोगों के चेहरे पर नागवारी सी आई। जब मैंने उस शख्स की बीवी को देखा तो देखती रह गई। वो मुझसे कहीं गुना ज़्यादा खूबसूरत थी। मुझे अपने किए पे बेहद अफसोस हुआ। मेरे बाप ने मेरे लिए हीरा चुना, लेकिन मैंने कांच से अपने हाथ जख्मी कर लिए। मैं वहाँ से बाहर निकल आई, एक और कोठी में मुलाजमत होने के लिए गई। ये किसी फोटोग्राफर का घर था। उसने मुझे बगौर देखा, कहने लगा अगर मॉडलिंग पर तैयार हो जाओ तो मुलाजमत मिल सकती है, सर्वेंट क्वार्टर भी रहने को मिल जाएगा। तुम बहुत खूबसूरत हो, ऐसा चेहरा तो लाखों में एक होता है। चंद दिनों में मैं अमीर हो जाऊंगी। ये उन दिनों का जिक्र है जब लड़कियों के लिए मॉडलिंग और अदाकारी मायूब समझी जाती थी। मेरी मजबूरी थी, क्योंकि पेट में ना रोटी थी और ना सर पे छत। मैं राजी होगी। उसने मेरे चंद फोटो लिए और फिर मुझ पर दौलत के दरवाजे खुल गए। किस्मत ने मुझे यूं मॉडल गर्ल बना दिया। मुझको किसी शय से भी ज़्यादा अपनी बेटियों का पेट पालना ज़रूरी था। ये मेरी अशद ज़रूरत और मजबूरी थी। फिर इनकी अच्छी तालीम की खातर रुपयों की हाजत थी। मैं दौलत कमाने की मशीन बन गई और वक्त गुजरता गया। अब मैं एक कोठी की मालिक थी। बच्चियां बड़ी हो रही थी, अच्छा खाती पहनती थी और आला तालीम अदारों में पढ़ रही थी। इनके शानदार मुस्तकबिल की खातर मैं किसी भी बात की परवाह ना की। इनके लिए घर में नौकर आया खानसामा थे
اور میرے وارڈروب پہ نئے نت فیشن ڈیزائن کے ملبوسات بھرے ہوئے تھے۔ اب میں ایک نئی جگمگ کرتی دنیا میں تھی، جہاں امارات کی جگہ چند غریبوں کو شرم آتی دولت کی ریل پیل تھی۔ میرے اشاروں پر مصنوعات بنانے والی کمپنیاں دولت میرے قدموں میں رکھ دیتی۔ سبھی کچھ مل گیا مگر احمد نہیں تھے۔ ان کی یاد میرے دل میں ہر دم ایک ٹکیاں لگاتی تھی۔ مجھ کو ان سے واقعی محبت تھی۔ ان کے ساتھ گزرے دن جنت کا خواب معلوم ہوتے تھے۔ جب شوہر سے جدائی کا خیال روح کو مجروح کرتا تو دل بے بس ہو جاتا۔ وہ موسم سرما کی ایک سرد رات تھی۔ 7 سال بعد زبیدہ آپا کے ہمراہ اچانک احمد آ گئے۔ زبیدہ آپا میرا گھر جانتی تھی، ان کو سامنے دیکھ کر تو مجھے آنکھوں پہ یقین نہ آ رہا تھا۔ سوچ رہی تھی جب صبح بچیاں اپنے باپ کو دیکھیں گی تو ان کا کیا رد عمل ہوگا۔ خوشی سے پاگل ہو جائیں گی۔ احمد کو تمام رات میں نے اپنے اوپر گزرے دکھوں کا ایک ایک لمحہ بتاتی رہی۔ میں نے انہیں کہا کہ میں مجبور تھی، اب تم آ گئے ہو تو ہرگز گھر سے قدم نہیں نکالوں گی۔ میں ماڈلنگ چھوڑ دوں گی اور اپنی بچیوں کے لیے ایک مثالی ماں بن جاؤں گی۔ ہم ایک نئے دور کا آغاز کریں گے۔ یقین تھا کہ احمد صاحب ہمارے لیے کچھ کریں گے۔ احمد کہنے لگا، کوئی کام برا نہیں، آدمی خود برا نہ ہو۔ وہ ہمارے ساتھ کوٹھی میں رہنے لگے، لیکن اب بیکار بیٹھنے سے غرض تھی، کمانے سے کوئی سروکار نہ تھا۔ کہتے تھے بھٹکتے بھٹکتے تھک گیا ہوں، اب ذرا آرام کرنا چاہتا ہوں، سستانا چاہتا ہوں۔ اتنا آرام کیا کہ کمانے جوگا ہی نہ رہے۔ آرام کی سانسیں ہی راس آ گئی۔ مجھے کہتے ماڈلنگ نہ چھوڑنا، اب تم اتنی محنت کر چکی ہے، آپ کو چھوڑنا مت، وقت گزرتا نہیں۔ میں بھی عمر سیدھا ہوتی جا رہی تھی۔ جس حسن میں وہ کشش وہ بات نہ رہی تو میں نے کام چھوڑ دیا، کیونکہ یہ خوبصورت اور تازہ لڑکیوں کا کام تھا، ان کی ادھر عمر کا کوئی کام نہیں تھا۔ ایسے میں عزت سے گھر بیٹھ جانا ہی بھلا تھا۔ بچیاں بھی جوان ہو گئی تھی۔ جب کمائی کا راستہ بند ہو گیا تو میں نے احمد کو پھر سے جگانا شروع کیا کہ بس اب بہت ہو گیا آرام، اب تو کچھ کام کر لو، پیر پھیلاؤ تو تم مرد کو کما کر کھلانا اور گھر چلانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں نے تو یوں ہی اپنی آدھی زندگی گنوا دی۔ وہ میری زندگی کی بچی امیدوں کا آخری دن ثابت ہوا جب احمد نے مجھ سے کھل کر کہہ دیا، میں کچھ نہیں کر سکتا، مجھے کام نہیں آتا، مجھے اب کمانے کی عادت نہیں رہی۔ اس طرح کرتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو ماڈلنگ کے میدان میں لے آؤ۔ یہ بیٹیاں تم سے زیادہ خوبصورت ہیں اور نوخیز چہرے کی تو مانگ ہی ہوتی ہے نا۔ تم آرام کرو، یہ تمہاری جگہ کام کر لیں گی۔ بیٹیوں کے باپ کے اس ارادے پر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیا میں نے کٹھن راستہ اس لیے چنا تھا اور اتنے کشٹ اٹھائے تھے کہ میرے چمن کی ان 2 کلیوں پر اس کے باپ کی نظر تھی کہ یہ کمائیں گی اور وہ کھائے گا؟ جب بھرم کا رشتہ ٹوٹ گیا، میں نے بھی طلاق حاصل کر کے جان چھڑوا لی تاکہ بچیوں کو وقت پر ان کے گھر کا کر سکوں۔ پر آج بھی یہ خلش میرے دل میں ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کو دھوکہ نہ دیا ہوتا۔ ماں باپ کا دل دکھانے کی وجہ سے میرے ساتھ زندگی میں یہ سب کچھ ہوا۔